सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी डिसेबल 5 डीमन सील हेवनली सीट की तलाश में स्टोन माउंटेन पाथ पर आ गए थे, पर यह सब डुगुयुन की एक चाल थी। उसने स्टोन गेट पर मौजूद क्रिएचर को जगह दिया था। जो रेड हेड क्रिएचर था वो स्टूडेंट्स को मारकर उन्हें खाने लगा। डुगुयुन अपने एंसेस्टर लैंड पर जाना चाहता था, इसीलिए उसने उस क्रिएचर से इसका तरीका पूछा। उसने बताया कि तुम्हें अंदर मौजूद एक दाव ट्रेजर वास को लोगों के खून से बनना होगा, और वो वांगशी और बाकी सभी पर हमला करने लगा। शियाओ को पता था कि वो क्रिएचर सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसीलिए उसने सिर्फ एक अटैक से ही उसे दूर फेंक दिया था और उसके माथे पर ब्रेक और लो सील लगा दी थी, जिससे वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास यह ब्रेक और लो टेक्निक कैसे हो सकती है। ये इमोर्टल किंग लॉर्ड वुशांग की सुप्रीम टेक्निक है जो हेवन को डोमिनेट कर सकती थी, उसमें आखिर तुम कैसे महारत हासिल कर सकते हो। यूजेन को भी अफसोस हुआ, वाकई यह लड़का काफी आगे निकल चुका है। रेड हेयर बीस्ट अब अपने रियल फॉर्म में आ गया था। वो काफी छोटा हो गया था और उसकी पावर भी सिर्फ पीक डिवाइन रियल्म में थी। शियाओ से मारने लगा और कहता है कि तुम लोगों के सामने पावरफुल ऑरा शो कर रहे थे और यह सब तुम्हारे पास मौजूद ब्लड एसेंस की वजह से था, जिससे तुमने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि तुम एक सुप्रीम बीइंग हो। वो लाल बंदर अब हड़बड़ा कर वहाँ से भागने लगा, पर शियाओ अपने गॉड पंच से उस पर हमला करता है और उसे पिचका देता है। वो काफी घायल हो गया था, उसके अंदर से तेज स्मोक रूपी एनर्जी हवा में मिलकर खत्म हो रही थी। शियाओ अब अपनी गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर रहा था। वो कहता है कि तुम इस सीक्रेट रियल्म में दिखाई दिए, जरूर तुम्हें किसी ने यहाँ सील किया होगा और यहाँ और भी पावरफुल क्रिएचर सील किए गए होंगे, जिनमें से तुम सबसे कमजोर हो और तुम अपने साथियों को आजाद करना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो एक पावरफुल पंच अटैक से उसे आसमान में फेंक देता है। अब वो अपने अल्टीमेट थंडर फिस्ट से उस पर लगातार कई वार करता है। उस मंकी की हालत काफी खराब हो गई थी, पर शियाओ उसे फिर भी नहीं बख्शता। वो उस पर अपनी कुनपेंग टेक्निक से हमला करता है और बोला, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि तुमने हमारे सामने आने की हिम्मत की। कुनपेंग के टकराने से एक तेज विस्फोट हुआ, उसके दोनों हाथ भी टूट चुके थे। वो रेड मंकी बोलता है, लड़के मैं तेरा मांस तुम्हें जिंदा रखकर तड़पा कर खाऊंगा। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तू अपनी इस छोटी सी एबिलिटी के साथ मुझे खाना चाहता है। वाकई तेरी सोच काफी बचकानी है रे, अब तू मेरे हाथों और पीटेगा। सभी शियाओ की ताकत देखकर हैरान थे और कहते हैं कि यह वाकई काफी भयंकर है। मोदाओ सोचता है, मुझे इसके अंदर से बहुत ही फेमिलियर पैटर्न महसूस हो रहे हैं। शियाओ अब अपनी डालो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो अपने इस आखिरी स्लेश से इस सारे मामले को खत्म कर देना चाहता था। तेज थंडर के साथ उसकी गॉड बॉडी भी एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक के लिए तैयार हो गई और वो उस रेड मंकी पर हमला करता है, पर रेड मंकी भी अब अपनी सोल शील्ड का इस्तेमाल करता है जो उसे इमोर्टल द्वारा ब्लेसिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। इस सोल अटैक में इतनी शक्ति थी कि इसने शियाओ के अटैक को रोक लिया और एक तेज विस्फोट हुआ। अब वो रेड मंकी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने बॉडी के सभी घाव ठीक कर लेता है और हाथों को रिजनरेट कर लेता है। फिर वो वहाँ से भागने लगा। शियाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा, और शियाओ तेजी से उसके पास जाकर उसकी गर्दन उड़ा देता है, पर वो नहीं मरता। उसने एक मिस्टीरियस इमोर्टल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जो बॉडी को रिपेयर करके किसी को भी इमोर्टल बना सकता है, और वो बोला, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। शियाओ कहता है कि अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा, पर वो रेड मंकी फॉरेन डोमेन लैंग्वेज में बोलता है और वहां से उसे स्टोन गेट के अंदर चला जाता है। वो डुगुयुन को भी पीछे आने की बोल रहा था। डुगुयुन अपने एंसेस्टर लैंड के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो बेझिझक अंदर चला जाता है। अब बाकी सभी डिसेबल भी अंदर चले जाते हैं। अब हमें उस फॉरेन रॉयल सील्ड लैंड का सीन दिखाया जाता है जहां एक दाव ट्रेजर वास भी मौजूद था। वो रेड मंकी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और वो सभी डिसेबल से बोलता है, तुम उन कीड़ों की तरह हो जिनकी आत्माएं अभी तक खोई नहीं है, पर जल्दी तुम्हारी बहुत बदतर हालत हो जाएगी, क्योंकि जब मैं अपने पूरे टाइप को आजाद कर दूंगा तो तुम बच नहीं पाओगे और तुम्हारी आत्माओं को मैं निकाल लूंगा और हजारों साल तक चलने वाली खौफनाक यातनाएं दूंगा। शियाओ लगातार उसका पीछा कर रहा था। वो उस दाववास में मौजूद अपने साथियों को आजाद करना चाहता था, पर उसे पता था कि यह लड़का शियाओ उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अलग कर दिया और वो अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ने लगी। शियाओ स्पिरिचुअल बॉडी के पीछे गया और अपने दो स्लेश से ही उस बॉडी को खत्म कर दिया, और वहाँ एक आवाज सुनाई देने लगी। उसे इविल दाववास से आवाज आ रही थी क्योंकि डुगुयुन उसके करीब पहुंच गया था। वो वास कह रहा था, हमें अपना प्रेशियस
प्रेशियस ब्लड दो और हम उसके बदले में तुम्हें सब कुछ देंगे और तुम्हारे एंसेस्टर लैंड का रास्ता भी बिल्कुल तुम्हारे सामने होगा। डोगोयुन यही तो चाहता था। वो सोचता है कि यह एंग्रेव्ड बोतल तो वही है जिसके बारे में उस मंकी ने बताया था। शियाओ भी वहां पहुंच गया था। वो डोगोयुन से कहता है कि ध्यान रखना, यह सब हमें फंसाने की एक साजिश है, इसीलिए इसमें मत फंसो वरना तुम मारे जाओगे और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेगी। पर तभी उस दाववास के अंदर से एक अजीब सी स्मोक निकलती है जो डोगोयुन को इल्यूजन में फंसा देती है, जिससे डोगोयुन इल्यूजन निर्मित गार्डियन एंसेस्टर लैंड में पहुंच जाता है। वहां उसे अपनी माँ की आवाज आने लगती है। वो उसे पुकार रही थी और कह रही थी, बेटा घर चले आओ। यह सब देखकर डोगोयुन को उस वास की बातों पर विश्वास हो गया कि वो उसे घर पहुंचा सकती है, इसीलिए अपने हाथ में कट लगाकर ब्लड को उस वास के अंदर डालने लगता है और इस गार्डियन ब्लड की वजह से उस वास में क्रैक पड़ने लगते हैं और अब उस वास में लगी सी लड़ने लगती है। उसमें के क्रिएचर कहते हैं, हमें तुम्हारा और ब्लड चाहिए। डोगोयुन कहता है कि मैं अपने एंसेस्टर लैंड पर जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस वास के अंदर से जो एक इविल ट्रेजर निकला था वो कई सारे ब्लड को जमीन में डालने लग जाता है, जिससे जमीन पर रेड लिली फ्लावर्स खिलने लगते हैं। पूरा लैंड ही उन लिलियों से भर जाता है। यह लिक्विड असल में एक एक्सोटिक आर्म्ड मदर मेडिसिन था जो वहाँ कैद आत्माओं को आजाद कर रहा था। कई सारी सोल बॉडी बाहर आने लगती है। ये वे सभी फॉरेन लैंड की स्पिरिट्स थी जो युद्ध में मारी गई थी और जिनकी संख्या हजारों में थी। सभी डिसेबल वहाँ फंस गए थे। किंग कहती है कि यह एशियन इम्प्रिंट की मदद से लोगों को मारना चाहती है, जिससे बियान यू परेशान हो गई थी। किंग कहती है कि यह 5 की इविल आर्मी है, हमें काफी सावधान रहना होगा। अगर इन्होंने हमें छू लिया तो हमारा बचना असंभव होगा। वे सभी इविल सोल बॉडी सभी डिसेबल को छूकर उन्हें दूषित करने लगती है, जिससे वे अंधकार में डूब रहे थे। वो रेड मंकी भी अब उस वास के ऊपर आ गया था और हंसते हुए कहता है कि हमारे एंसेस्टर आज वाकई बहुत खुश होंगे। हमने आखिरकार एक गार्डियन वंशज का ब्लड हासिल किया और अब हम जल्दी पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। जब तुम सभी का ब्लड भी हमारे पास होगा तब हम अपने रियल्म में वापस लौट पाएंगे। फिर हमारे एंसेस्टर द्वारा मुझे सुप्रीम ग्लोरी और सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। और अब उस वास में से फिर आवाज आई, तुम सभी अपने ब्लड हमें प्रदान करो और तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जिसकी तुम चाहत रखते हो। साथ ही तुम अनंत काल तक जिंदा रहोगे। सभी डिसेबल जो उस इविल एनर्जी से दूषित हो चुके थे उन्होंने अपना ब्लड निकालना शुरू कर दिया। जो सारा ब्लड उस इविल ट्रेजर के अंदर समाने लगा। शियाओ को वो इविल बॉडी अभी भी इफेक्ट नहीं कर पाई थी। वो इन सभी क्रिएचरों को खत्म कर देना चाहता था। शियाओ आगे बढ़ा और बोला कि तुम सभी को जागना होगा। उसने द ओनली क्यू मेथड को एक्टिवेट कर लिया और उन सोल बॉडीज को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस वास से आवाज आई, हर कोई मेरे नशे में है, फिर तुम अकेले ही अभी तक जागरूक क्यों हो? क्या तुम इमोर्टलिटी में शामिल होना नहीं चाहते? और ये सभी सोल बॉडीज उसे भी काबू करने के लिए आगे बढ़ने लगी। पर तभी वहाँ से एक प्योर एनर्जी बाहर निकली जो असल में पावरफुल एंसेस्टर की सोल बॉडी थी। वो बोले, आखिर तुम लगातार इस तरह की मूर्खता क्यों करते हो? क्या इन सब से तुम्हारा मन नहीं भरता? मुझे काफी अच्छी नींद आ रही थी, मैं सुनहरे सपने देख रहा था, पर तुमने मेरी निंद्रा में खलल डाल दिया। ये एंसेस्टर काफी मिस्टीरियस थे जो यहाँ मौजूद दाओगवास के गार्डियन है, जो असल में एक प्योर ट्रेजर था जिसमें इन सभी दुष्ट प्राणियों को कैद किया गया था। वो एंसेस्टर अपने एक स्लेश में ही उन सभी लीलियों को नष्ट कर देते हैं। वास के अंदर उस इविल प्राणी की आवाज आती है, तुम आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम इस रियल्म के नहीं हो तो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि तुम्हारा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। उस स्वाड स्लेश का असर उस रेड मंकी पर भी होने लगा। उसकी बॉडी नष्ट हो रही थी। वो तड़पते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इमोर्टलिटी प्राप्त करना चाहता हूँ, पर वो नष्ट हो जाता है। वो मिस्टीरियस एंसेस्टर कहते हैं कि प्रीवियस एरा में यहाँ अनगिनत सैनिक मारे गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन लोगों की आत्माओं को कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा हुआ कि मेरी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा यहाँ मौजूद था, वरना तुम इन सभी स्टूडेंट्स की बलि चढ़ा देते। उन्होंने सभी सोल बॉडीज को भी नष्ट कर दिया। शियाओ उन्हें देखकर हैरान हुआ कि यह काफी पावरफुल है, पर आखिर यह बुजुर्ग आदमी कौन होगा? वे सभी स्टूडेंट जो इन्फेक्टेड हुए थे उन पर से भी वो डार्क एनर्जी अब हट जाती है और अब वो मिस्टीरियस एल्डर उन इविल क्रिएचरों से कहता है, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं और तुम बिल्कुल नरिशमेंट फर्टिलाइजर की तरह काम करोगे जो उस हेवन सीड को सुप्रीम परफेक्शन स्टेज पर पहुंचने में मदद करेगा। जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं आराम करने के लिए लौट सकता हूँ। और वो उस वास को बंद करके उसे हेवनली सीड की नरिशमेंट शुरू कर देते हैं जो वही 5 डीमन हेवनली सीड था। मुंत वो कहता है, एंसेस्टर क्या हम अब उस सीड को हासिल नहीं कर पाएंगे? तो वो कहते हैं कि तुम जैसे साधारण प्राणियों
के लिए ये इमोर्टल सीट नहीं है, ये हेवनली सीट खुद अपने मास्टर को चुनता है, इसीलिए इसका सपना मत देखो वरना तुम सुप्रीम अपॉर्चुनिटी को प्रदूषित कर दोगे। डोगोयुन हाथ जोड़कर कहता है, मैं गार्डियन वंश का वंशज हूँ, प्लीज एल्डर आप मुझे बताइए कि मेरे एंसेस्टर ने युद्ध में क्या भूमिका निभाई थी। तो जाते हुए कहते हैं, वो बिल्कुल मेरी तरह इस मोर्टल वर्ल्ड में मारे गए थे और अब वो उस वास में समा गए और बोले जल्दी एक आपदा आने वाली है। फिर टाइम रिवर्स मैजिक टेक्निक से सब कुछ पहले जैसा हो गया और वे सभी स्टोन गेट के बाहर आ चुके थे। डोगोयुन से सभी नाराज थे। बियान यू ने उस पर तलवार तान दी और बोली, तुमने सिर्फ एक जॉब ढूंढने के लिए हमारी जान को खतरे में डाल दिया, तुम्हारी वजह से हमारे कई सारे डिसेबल मारे गए। मुंतो से शांत रहने को कहता है, ये एक गार्डियन क्लेन का वंशज है, इसीलिए हमें इसे वापस लेकर चलना चाहिए और अब तीनों एल्डर ही इसके भाग्य का निर्णय लेंगे और वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। पर शियाओ अभी भी उसी जगह पर मौजूद था। स्टोन गेट के अंदर उसे एक मिस्टीरियस एल्डर का प्रोजेक्शन दिखाई देता है। वो भविष्य के एक कोने में पहुंच चुका था। जब वो वास नष्ट हुआ तो उसमें से हेवनली सीट पूरी तरह से तैयार हो चुका था। एल्डर कहते हैं, जो इस हेवनली सीट को प्राप्त करेगा उसे खुद स्टोन द्वारा चुना जाएगा और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही होगा। पर शियाओ को भविष्य में सीट मिलने वाला था। वे सभी वापस जहाज पर लौट आए और सभी निराश थे। हम खाली हाथ लौट कर आए हैं। मुंतो कहता है कि हम एक टॉप टियर सीट भी हासिल नहीं कर सके, वाकई काफी शर्म की बात है। बियान यू भी बोली, बिना किसी सुप्रीम सीट के हम आके डिवाइन पाथ के पीक पर कैसे पहुंच सकते हैं। भले ही कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो पर बिना अच्छे सीट के ग्रेटनेस को अचीव करना मुश्किल होता है। तो शियाओ कहता है कि हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी ऑब्जेक्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या ऐसे बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हम घोड़े से गाड़ी खिंचा रहे हो, हम बिना टॉप टियर सीट के भी टॉप पर पहुंच सकते हैं। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं, मैंने एक अल्टरनेटिव पाथ के बारे में सुना है। सभी उन्हें सम्मान देते हैं। वो बताते हैं कि जिस मेथड के बारे में मैंने सुना उसमें पूरी बॉडी को ही एक फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे एक एल्डर है जिनका इस मेथड में काफी अनुभव है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उनके पास जाकर उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।